तो यहाँ इसकी जमानत टकैत की जब्त होगी, केरला जाके क्या करेगा, बंगाल जाके क्या करेगा? इसकी जमानत तो इसके एरिया में जब्त होगी। अगर ये कहें हम बंगाल में जाएंगे, हम जाएंगे केरला, चले जाएं, इनको कौन पूछता है? इनको यहाँ कोई नहीं पूछता, वहाँ कौन पूछेगा? टकैत की बात करते हैं। जो चुनाव लड़ते हैं वो कभी आंदोलनकारी नहीं हो सकते। ये टकैत, ये हमारे सिख समाज के ऊपर, हमारे नाम के ऊपर, हमारी सिख समाज की लाशों के ऊपर खेलना चाहता था। क्या आप जबरदस्ती कहोगे हम इमरान खान की तारीफ करें, हम खालिस्तान की तारीफ करें, हम तिरंगा झंडे का अपमान करने वाले की तारीफ करें? इनकी ऐसी की तैसी। हिंदुस्तान एक है, एक रहेगा, और हिंदुस्तान की तरफ अगर कोई आंख उठा के भी देखता है, मुंह तोड़ जवाब मैंने पहले भी दिया था, अब भी हम देंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और अब आज हमारे साथ हैं जिंदा शहीद एमएस बिट्टा सर, और सर से बात करेंगे जिस तरीके से किसानों के आंदोलन पर लगातार राजनीति हो रही है। एक तरफ संगठनों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, और दूसरी तरफ ही इस तरीके की चाल चली जा रही है, और ये तक कहा जा रहा है कि हम बंगाल और केरला जाएंगे, अपने संगठनों को भेजेंगे और वहां उनसे बोलेंगे कि भाजपा को वोट ना दिया जाए। तो यहाँ पर हम सर से इन्हीं मुद्दों पे बात करेंगे कि एक तरफ संगठन ये कहते हैं कि हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ किस तरीके से राजनीति की जा रही है इन्हीं सारी चीजों के चक्कर में। तो सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। सर ये क्यों कहा जा रहा है कि हम बंगाल और केरला में अपनी टीम भेजेंगे, जहां पर की जो किसान है वो बीजेपी को वोट ना दें और लोगों को जिताए? इसका क्या मतलब है? एक तरफ आप राजनीति क्यों कर रहे हो जब आप किसानों के लिए बैठे हो? एक बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, मेरा बीजेपी से या किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। किसानों का आंदोलन है तो वो किसानों का आंदोलन ही होना चाहिए। हम भी उनके साथ खड़े हैं। किसान हमारे राष्ट्र का अन्नदाता है, पर उस किसान आंदोलन की आड़ में कोई तिरंगे झंडे का अपमान कर दे, को भारत माता का अपमान कर दे, को खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दे, और वो भी दिल्ली की राजधानी, वो भी 26 जनवरी के दिन, जिस दिन हमारे हिंदुस्तान के नहीं, हमारी दुनिया के वो लोग जो इस राष्ट्र को प्यार करते, किसी कौम हो, किसी मजहब हो, और बच्चे अपना फ्यूचर देखते हैं कि हम भी बड़े होके 26 जनवरी की जो परेड है इन जवानों की, हम भी बड़े होके वर्दी पहन के मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करेंगे। और जिन हमारी बहनों को जो शहीद हो जाते, उनके पति, उनके बच्चे साथ होते, उनको 26 जनवरी को इंडिया गेट के ऊपर सम्मानित किया जाता है। और दूसरी तरफ ये खून से लथपथ ये मातृभूमि, और उसके ऊपर खून से लथपथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों के खून से बने तिरंगे झंडे का जब अपमान होता है, तो किसान आंदोलन के लीडर कहाँ हैं? मेरा आपको सवाल है। किसान हमारा अन्नदाता है, किसान के हम साथ खड़े हैं, किसान के हम खिलाफ नहीं बोलते हैं, पर किसान के साथ और भी तो बहुत लोग हैं, अलग अलग व्यापार करते हैं। पीछे गुजरात के अंदर कोई बिल ऐसा हिंदुस्तान के ऊपर आया व्यापार के ऊपर, जीएसटी बिल मेरा ख्याल होगा, तो किसान आंदोलन से भी ज़्यादा गुजरात के अंदर, सूरत के अंदर सड़कें, गलियां, बाजार भर गए, पर उन्होंने भारत माता के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों के तिरंगे झंडे का अपमान नहीं किया। शाहीनाबाग का आंदोलन देख लो, हम उस आंदोलन के खिलाफ हैं, और समाप्त हुआ आखिर में वो वहाँ की, चाहे वो मुस्लिम मेरी को बहन थी, चाहे भाई था, तिरंगा झंडा हाथ में था, पर तिरंगे झंडे का अपमान नहीं किया जो मैंने देखा। मैं उस आंदोलन के साथ नहीं हूँ, मैं खिलाफ हूँ। और दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को गाली देते हुए मैंने नहीं सुना। अलग अलग उन्होंने नारे लगाए होंगे, पर जिस तरीके से हमारे किसान आंदोलन के बीच में घुस करके कुछ खालिस्तानियों ने नरेंद्र मोदी जी को, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को, जिन्होंने पिछले 4 साल के अंदर हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा किया, जिस तरीके से उनको गाली गलौज का इस्तेमाल किया गया, पूरे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ हमारा सिख समाज था, उसमें सबको तो नहीं कहता, जो कुछ खालिस्तानी थे, जिनको पंजाब के माहौल का, वक्त का पता ही नहीं,
जिस तरीके से भाषा का प्रयोग किया, वो नरेंद्र मोदी जी का अपमान नहीं किया, वो मातृभूमि का अपमान किया है। क्योंकि नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, वो पर्सनल व्यक्ति नहीं है। आपने हिंदुस्तान का अपमान किया है। तो अगर ये कहें हम बंगाल में जाएंगे, हम जाएंगे केरला, चले जाएं, इनको कौन पूछता है? इनको यहाँ कोई नहीं पूछता, वहाँ कौन पूछेगा? टकैत की बात करते हैं। इसका फादर तो क्रांतिकारी था, कहते थे बाबा टकैत, इज्जत से बोले करते थे, भगवान के रूप में उनको मानते थे, बाबा टकैत। और ये टकैत जो कांग्रेस की इलेक्शन से जमानत जब्त करा बैठा, ये टकैत, ये पंजाब के हमारे सिख समाज के किसान के वो भोले भाले लोग, और उन भोले भाले लोगों का लीडर राज्यपाल साहब, आप उनकी स्पीच सुनिए, एक भी स्पीच उनकी टकैत की तरह नहीं है। उनकी अगर स्पीच है, उन्होंने कहा हमें आंदोलन को बड़ा शांति तरीके से करना चाहिए। हमारे आंदोलन में कुछ गलत लोग घुस चुके हैं, जबकि दिल्ली के अंदर ट्रैक्टर रैली से 7 दिन पहले कहा, और उनके साथ जो प्रवक्ता थे, एक भी प्रवक्ता का मैंने गलत बयान नहीं सुना पंजाब के किसान आंदोलनों के लीडरों का। ये टकैत, ये हमारे सिख समाज के ऊपर, हमारे नाम के ऊपर, हमारी सिख समाज की लाशों के ऊपर खेलना चाहता था। ये चाहता था दिल्ली में 84 के दंगों की तरह कत्लेआम हो। ये चाहता था टकैत कि पंजाब के नाम के ऊपर मैं बाबा टकैत की तरह मैं बाबा टकैत बनूं। ये कभी नहीं बन सकता। इसने कहा था, हमारे पंजाब के किसी भी किसान लीडर ने, राज्यपाल साहब ने नहीं कहा गोली चलेगी गोली खाएंगे, लाठी चलेगी लाठी खाएंगे, लाठी भी चलाएंगे। किसान आंदोलन के राज्यपाल साहब, मैं उनकी बात करूंगा, एक आदमी के राज्यपाल साहब, उनकी ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी। उनके स्टेटमेंट ही बड़े अच्छे थे। और ये अकेला आदमी जिसने दिल्ली के अंदर गदर अगर मचा है, दिल्ली के अंदर तिरंगे झंडे का अपमान हुआ है, दिल्ली के अंदर अगर हमारी कौम के ऊपर दाग लगा है, ये तो बच के अपने आंदोलन लेके अलग चला गया, हमें अलग छोड़ दिया इस व्यक्ति ने। वो टकैत ने किया। इन चीज़ों का कोई असर नहीं पड़ता। आपने राकेश टिकैत का नाम अभी लिया, तो राकेश टिकैत तो ये भी कह रहे हैं कि 26 तारीख का और हमसे कोई लेना देना नहीं है। 26 तारीख को जो हिंसा हुई, और फिर वो ये कहते हैं कि हम संसद को घेरेंगे, पार्लियामेंट को घेरेंगे और इंडिया गेट पर खेती की जाएगी, वहां पर खेत जुताई करेंगे। इसकी पहली बात तो सुनो जी, मैं फिर कहूँ किसानों के हम साथ हैं, किसानों के खिलाफ नहीं। ये कुछ भी बोल देता है, इसकी पत्नी कुछ भी बोल देती थी, आलू काटते हुए, खीरा काटते हुए, सब्जी काटते हुए, हैं कैसे नालायक लोग हैं, इनको पता नहीं आप क्या बोल रहे हैं। दुनिया आपको देख रही, सोशल मीडिया का युग है। ये चाकू कहती, मैं चाकू चला रही हूँ, मैं मेरा बस चले तो मैं नरेंद्र मोदी के पेट में घुसा दूँ। इनकी बातों पे क्या विश्वास करेंगे? हैं, इसके घर का राज है क्या? इसके घर का राज है। 2020-21 का भारत है, तो इंडिया गेट में जहाँ शहीदों का स्मारक है, जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से वो शहीदी स्मारक बनाया गया, वो भी नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। आज तक तो किसी ने बनाया नहीं। कोई भी आज दुनिया से कोई भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आएगा, सबसे पहले इंडिया गेट के पास और इंडिया गेट में वो सलूट करेगा उन शहीदों को। फिर अगले रास्ते पे जाएगा टकैत, उन शहीदों का अपमान करेगा यहाँ खेती बाड़ी चला करके। अरे खेती बाड़ी जो है उसको तो हम संभाल लें, उसको तो संभाल नहीं पा रहे टकैत साहब आप। ये बिल्कुल बेफजूल बातें, कोई कुछ भी बोल सकता है, मैं भी कुछ भी बोल सकता हूँ। वो बोलो जो लोग सच माने, वो बोलो जो लोग आपके साथ चले। ये तो किसान तो भोले वाले लोग हैं। इनकी अगुवाई करने वाला अगर राजू वाले साहब होते तो आज ये मसले हल हो जाते, आज यहाँ तक नौबत ही ना आती। आंदोलन पंजाब के किसान के नेताओं से, राज्यपाल साहब से भी हाथ से निकल के दीप संधू जैसे लोगों के हाथों में चला गया, लखा सदाना जैसे लोगों के हाथों में चला गया, पाकिस्तान और ISI के एजेंट खालिस्तानी उनके हाथों में चला गया। तो कौन बदनाम हुआ? पूरी मातृभूमि पूरी दुनिया में बदनाम हुई। और सबसे ज़्यादा ये पगड़ी को इन खालिस्तानी बदमाशों ने बदनाम किया। ये पगड़ी, ये खून से सजाई हुई पगड़ी। अभी ये पगड़ी ऐसे नहीं हमने सिर पे बांध ली, हमारे गुरु साहिबानों ने कुर्बानी शहादतों से ये पगड़ी दी थी। और उन्होंने कहा था पगड़ी पहन के मजलूमों की रक्षा करना हमारा सबसे पहले कर्तव्य है। और इन्होंने कौन से मजलूम की जी रक्षा की? पुलिस वाले, हाथ में बंदूकें, पास में पिस्टल और थाने के अंदर हथियारों का जखीरा पूरा पड़ा है पुलिस वालों के ऊपर।
चाहते तो वो चला सकते थे। उन्होंने कहा ना, इसके पीछे पाकिस्तान है, इसके पीछे पन्नू है, इसके पीछे खालिस्तानी विदेशों के अंदर हमने अगर एक गोलियां चला दी, यहाँ कई मौत के घाट उतर जाएंगे। और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा होगा गोली नहीं चलानी, अपने सिख भाइयों के ऊपर लाठियां खा लेना। पहली बार है आज दिल्ली पुलिस ने लाठियां खाई और उठा उठा के नीचे फेंका, पर उनको उत्साहित किया गया, कोशिश की गई कि गोली चलाइए। जो डकैत कहता था चलाइए गोली, गोली चलती, डकैत की राजनीति हो जाती, डकैत एक और बड़ा लीडर बन के उभरता, डकैत सिख समाज की उन डेड बॉडी के ऊपर राजनीति करता। ये है। और जो सुनिए, जो आंदोलनकारी होते हैं वो कभी चुनाव नहीं लड़ते। इसका बाप आंदोलनकारी था, पिता आंदोलनकारी था, महान थे, चुनाव नहीं लड़ा करते थे। जो चुनाव लड़ते हैं वो कभी आंदोलनकारी नहीं हो सकते। मेरे से पूछो, मैं उस वक्त चुनाव लड़ा था जब आतंकवादियों ने कहा था बिट्टा अगर चुनाव लड़ेगा बम्बों से उड़ा देंगे, जो वोट डालने जाएगा उनके हाथों को काट दिया जाएगा। और उस वक्त हर तरफ खून की नदियां बहती थी। हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, हमने आतंकवादियों को चैलेंज का कबूल किया। हम अमन शांति लाएंगे, हम बहनों के सुहागों की रक्षा करेंगे, हम बच्चों को यतीम होने से बचाएंगे, हम राष्ट्र को एक करेंगे, हम खालिस्तान नहीं बनने देंगे। इसलिए मौत का कफन बांध के चुनाव लड़ा, हम जीते, सरकार बनी, लोकतंत्र आया। जैसा की बात अभी आपने कही कि राकेश टिकैत किसानों के साथ नहीं है, बल्कि सिखों का इस्तेमाल करके वो सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं, इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, अपना नाम उभारना चाहते हैं। शायद वो उसी के लिए केरल और वहां पर जाने की बात कर रहे हैं, बंगाल। अरे इनको यहाँ इसकी जमानत टिकैत की जब्त होगी, केरला जाके क्या करेगा, बंगाल जाके क्या करेगा? इसकी जमानत तो इसके एरिया में जब्त होगी। जिसकी जमानत उसके एरिया में जब्त होगी हो, और वो केरला की बातें करता है। जाने को कोई रोक नहीं, को कहीं भी प्रचार कर सकता है। अब पंजाब के अंदर कई कहते थे हम तो 24 तक बैठेंगे। अरे कौन बैठता है, मना करता है? बैठो भाई, आप 30 तक बैठो, आप 40 तक बैठो। हम तो कहते कल मसला हल होना चाहिए, किसानों की मांग मान लेनी चाहिए। पर ऐसे एडवाइज़र कौन है भाई हमारे आसपास जो कहते आप यहाँ बैठे रहो, उसके बाद मोदी सरकार नहीं आएगी? ये कैसे कह सकते हैं आएगी नहीं आएगी? यहाँ से 4 सीटें कम मिलेंगी, वहाँ से 25 ज़्यादा मिल जाएंगी, वहाँ 25 ज़्यादा मिलेंगी, वहाँ 10 और कहीं मिल जाएंगी। अरे दिमाग से चलना चाहिए हमें। आजकल नए युग की शुरुआत हो चुकी है। पीछे किसी के लग करके और पूरे सिस्टम को हम गड़बड़ कर दें और अपनी कौम को बदनाम कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसान आंदोलन के हम खिलाफ नहीं, पर उसका ये होना चाहिए किसानों के साथ को कपड़ा व्यापारी भी है, कोई लोहे का व्यापारी भी है, कोई और कई बिजनेस हैं लोगों के, एक नहीं है, कई व्यापार के लोग हैं। उन पर कितना असर पड़ रहा है आप देख रहे हैं। दिल्ली के अंदर व्यापार का कितना असर पड़ा देख रहे हैं, हरियाणा के अंदर व्यापार का कितना असर पड़ रहा है देखिए। छोटे छोटे ढाबे वाले जो सुबह लोगों को रोटी खिलाते थे ढाबे पे और रात को बच्चों को रोटी खिलाते थे, आज ढाबे बंद पड़े। आज पंजाब के अंदर चले जाओ, लुधियाना के अंदर कपड़े की सारी फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, वर्कर आने को तैयार नहीं। आज अमृतसर देख लो, हरमंदिर साहब के अंदर लाखों की भीड़ आज भी है। विदेशों से लोगों की श्रद्धा है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, पर जब ऐसे हालात देखता तो वो रुक जाता है। अकेली एक चीज़ को ना सोचें, ये सोचें कि पूरे देश के अंदर और भी समाज है, और भी लोग हैं, और भी मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, उनका भी सोचिए कि उनका रोटी रोजी तो नहीं बंद हो रहा। आपने कहा कि सर जो पहले जिस राह पे देश था अब उससे काफी ज्यादा बदल कर अब देश राष्ट्रवादिता की तरफ चलने लगा है, तो फिर उस बात से इन लोगों को इतनी ज्यादा तकलीफ क्यों है? अगर राष्ट्रवाद की तरफ देश चल रहा है तो फिर उससे तकलीफ क्यों है? और ये क्यों कहा जाता है कि देश पहले जैसा नहीं है? पहले का देश और आज के देश को क्या समझते आप? मेरे से ज़्यादा आपको कोई नहीं बता सकता। शशि थरूर तो कल आया, सलमान खुर्शीद तो कल आया, और जो नेता थे इनके कल आए। मैं तो इनसे सबसे पुराना हूँ। मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम का हूँ, लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम का हूँ। 7 साल की उम्र में कांग्रेस में आया था मैं, कांग्रेस सेवा दल का मेंबर बना था। और नारे क्या होते थे बचपन के अंदर? भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भारत एक धर्म अनेक, वंदे मातरम वंदे मातरम। ये सुबह नीली निक्कर डाल के, चिट्टी शर्ट डाल के परेड किया करते थे। एक तरफ आरएसएस की परेड होती थी, एक तरफ कांग्रेस की होती थी। अगर किसी ने मेरे से बहस करनी तो बहस करा दो। इन्होंने तो देश को नोच नोच के खाया है, लूटा है, इस मातृभूमि को लूटा है। इनकी दुकानदारियां बंद हो गई और इसलिए इन सबको तकलीफ है कि वो पहले वाला भारत लूटने वाला भारत था, आज का भारत है जिस भारत की सीमाओं की रक्षा होती है। अब मुझे बताइए, चाइना जैसा देश, कभी हम सोच सकते हैं कि चाइना हमारे से दूर चले जाए?
आज पाकिस्तान तो हमारे सामने रहा ही कुछ नहीं, पाकिस्तान की औकात ही नहीं कोई। पाकिस्तान की औकात है बताइए? हमारी सीमाएं कितनी सुरक्षित होगी? मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर के अंदर पहले गोलियां चलती थी, क्या आज गोलियां चल रही हैं? मेरा सवाल है। नक्सलाइट पहले 70 जवानों को शहीद करते थे, क्या आज शहादत होती है? क्या दिल्ली के अंदर दिवाली के दिनों के अंदर जगह जगह पे ब्लास्ट होते थे, क्या आज होते हैं? क्या बॉम्बे के अंदर ट्रेनों में ब्लास्ट होते थे? 26/11 की घटना होती थी, पार्लियामेंट की घटना होती थी, जयपुर के अंदर एक दिन में 100 आदमी बम्बों से मारे जाते थे, क्या आज हुए हैं? उसकी तारीफ कौन करेगा? इमरान खान की तारीफ करेंगे और किसान आंदोलन में कहेंगे इमरान खान तो मेरा यार है। मैं उसको कई बार कहता हूं, सरदार साहब इमरान खान तुम्हारा यार है, मेरा लीडर नहीं, मेरा प्रधानमंत्री नहीं, मेरा योद्धा, इस मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करने वाला, हजारों उन बहादुर जवानों की जो शहादत हुई, जिन राजनीतिक गलतियों के कारण जम्मू कश्मीर के अंदर लाखों हजारों जवानों की कुर्बानियां हुई, बहनों के सुहाग उजड़े, बच्चे यतीम हुए, उनका बदला लेने वाला नरेंद्र मोदी हमारा योद्धा है। इस देश का दुश्मन तुम्हारा दोस्त है इमरान खान, जो हमारे गुरुद्वारा साहब का अपमान करता है, जो ग्रंथियों की बेटियों का अपमान करता है, जो हिंदू समाज के मंदिरों का अपमान करता है, जो महाराजा रणजीत सिंह जिसका काबल कंधार तक राज था, थर थर कांपते थे उस वक्त मुगल, उसके स्टैचू को तोड़ दिया जाता है। वो आपका दोस्त और हमारा योद्धा नरेंद्र मोदी। हम अपने योद्धे की भी तारीफ ना करें? क्या आप जबरदस्ती कहोगे हम इमरान खान की तारीफ करें, हम खालिस्तान की तारीफ करें, हम तिरंगा झंडे का अपमान करने वाले की तारीफ करें? इनकी ऐसी की तैसी, हिंदुस्तान एक है, एक रहेगा, और हिंदुस्तान की तरफ अगर कोई आंख उठा के भी देखता है, मुंह तोड़ जवाब मैंने पहले भी दिया था, अब भी हम देंगे। आपने 26 तारीख की हिंसा का नाम लिया, और 26 तारीख की हिंसा हो या फिर हमारे भारत को लेकर जो परपंच रचे जा रहे थे विदेशों में, अगर उन लोगों की गिरफ्तारी होती है, उन लोगों पर केस होते हैं, तो फिर ये कुछ जो चंद किसान जिनका आपने नाम लिया और कुछ चंद पार्टी ये क्यों कहती हैं कि सिर्फ 21 साल की लड़की को गिरफ्तार कर लिया गया, या फिर जानबूझकर उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है? देखो जी, यहाँ कुछ हिंदुस्तान के अंदर कुछ लोग अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, बुद्धिजीवी अपने आप को कहते हैं, मैं देशभक्त हूं। जो अपने आप को बुद्धिजीवी दिखाने की कोशिश करे या को अपने आप को देशभक्त कहे, वो ना वो देशभक्त हो सकता है, ना वो बुद्धिजीवी हो सकता है। मेरे से अगर पूछो, तू कोई कहे तू तो बड़ा देशभक्त है। मैंने एक शेखर एंड सोमन के इंटरव्यू में कहा था बड़े वर्ष पहले, उसने कहा कि आप बड़े देशभक्त हो, आपने खद्दर नहीं पहना, आपने ऐसे कपड़े पहने। तो मैंने उसको एक बात कही थी, मैं कहा हजारों बार मर के इस मातृभूमि की लथपथ धरती पे मैं जन्म ले लूं, मैं देशभक्त नहीं बन सकता। इस मुल्क के अंदर बड़ी शहादतें और कुर्बानी हुई है। मैं एक छोटी सी उदाहरण बताता हूं। मैं मेरठ से एक बार आ रहा था, जब पिछला चुनाव था। मेरा एक ड्राइवर जिसका नाम शर्मा जी था, अब भी मेरे साथ है, तो मुझे किसी पार्टी से, बहुत बड़ी पार्टी से मेंबर पार्लियामेंट का टिकट ऑफर हुआ। जैसे आप पत्रकार हैं, किसी ने मुझे फ़ोन किया, अभी आपका टीवी में न्यूज़ चली कि आपको मेंबर पार्लियामेंट का टिकट हुआ, और किसी ने कहा आपको मंत्री भी बनाएंगे। मुझे उस ड्राइवर ने बोला, साहब अभी चुनाव मत लड़ना। उसने हिम्मत की कहने की। मैं बुद्धिजीवी उस ड्राइवर को बोलूँगा। मैं बुद्धिजीवी ये ज़रूरत से ज़्यादा पढ़े लिखे जो बातें करते हैं, जो बड़े बड़े वीडियो बना करके अपनी वायरल करते हैं, उसको नहीं, मैं बुद्धिजीवी उस ड्राइवर को बोलूँगा। और ड्राइवर की बात सच हुई। 98% लोगों ने कहा तुमने जो चुनाव नहीं लड़ा, तुमने टिकट नहीं ली, तुमने बड़ा अच्छा कर्म किया है। तो बुद्धिजीवी तो वो हुआ। अब मुझे एक चीज़ बताइए, उम्र हो 20 साल, उम्र हो 18 साल, उम्र हो 25 साल, उम्र का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो देश के खिलाफ है तो वो खिलाफ है। देश के खिलाफ अगर कोई साजिश रखता है, अगर उसको सज़ा नहीं मिलती है, अगर आप उसको फिर छोड़ देते हैं, देख करके दूसरे भी बच्चे उठेंगे, दूसरे भी आएंगे। हम फौज में नहीं जाएंगे, हम वर्दी नहीं पहनेंगे, हम तो ये जो काम हो रहा है देश विरोधी, हम इसके साथ चलेंगे। अब मैं भी तो हूँ, जब किसानों का आंदोलन देखता हूँ तो मैं भी तो देखता हूँ कि आंदोलन कितना सही है, कितना गलत है। जो बातें सही है उनके साथ हैं, और सही थी तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा आइए विज्ञान पवन बात करते हैं। जहाँ तो नरेंद्र मोदी जी ने 3 तलाक के ऊपर, जहाँ तो नरेंद्र मोदी जी ने सर्जिकल ऑपरेशन के ऊपर, जहाँ नरेंद्र मोदी जी ने 370 धारा के ऊपर, जहाँ नरेंद्र मोदी जी ने
राम जन्मभूमि के अगर किसी से बातचीत करके टेबल पे सिर झुकाया हो तो मुझे बता दे। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या सिर झुकाया? क्या शाहीना बाग के अंदर आंदोलन था, क्या उसके आगे सिर झुकाया? नरेंद्र मोदी जी ने अगर सिर झुकाया है, किसानों के आगे भी नहीं सिर झुकाया, उसकी मांगों के आगे भी सिर नहीं झुकाया। नरेंद्र मोदी ने अगर सिर झुकाया है तो इस पगड़ी सिख कौम के आगे सिर झुकाया है कि ये वो मार्शन गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर की कौम है। हम इनकी बात सुनेंगे। और विज्ञान भवन में 6 मंत्री लगा दिए, लंच डिनर आओ करो बैठें, उन्होंने किया। अब हम उनकी बातों को सुनने के तैयार नहीं हैं और बीच में को गलत लोगों ने रास्ते को गलत कर दिया। सर यहाँ पर ये भी बात है, जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि जो भी गवर्नमेंट यानी कि मोदी जी की सरकार की तरफ से कहा किया जाता है, गिरफ्तारी हो, अच्छे काम हो, उसको लेकर हमेशा सवाल किया जाता है। तो आप मुझे जरा डिफरेंस बताइए। जो कुछ कलाकार हैं जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं और वो ये कहते हैं कि ये भारत वो नहीं रहा जो पहले था, तो आप मुझे जरा सरकारों में डिफरेंस बताइए। पहले का भारत क्या था? एक कैंडी टीवी की पत्रकार थी, आजकल तो वहाँ नहीं है। वो मुशर्रफ की इंटरव्यू लेने जाती थी और जम्मू कश्मीर के बेगुनाहों के कातिल, उनके लीडर यातिन मलिक जैसे लोगों की इंटरव्यू लेती थी। और जब कारगिल का युद्ध हुआ था और ये लेडी पत्रकार, महान पत्रकार, जो एडवाइज़र थी कई पॉलिटिकल पार्टियों की, जो वो कहती थी वही देश में चलता था, ऐसे कई पत्रकार थे। अब वो पत्रकारों की दुकानदारी बंद हो गई। वो पत्रकारों की दुकानदारी बंद हो गई। जो अफजल जैसे केस जिन्होंने पार्लियामेंट पे हमला किया था, उनके ऊपर वकालत करती थी कि फांसी नहीं होनी चाहिए। और कारगिल के युद्ध के वक्त हमारी हिंदुस्तान की सेना की खुफिया रिपोर्ट वो सारी मुशर्रफ को पहुंचाई थी। आज बताइए कोई हिंदुस्तान का पत्रकार वहाँ के इमरान खान की इंटरव्यू लेने की हिम्मत है किसी की? बताइए कोई है? पर उस वक्त हिम्मत थी। हिंदुस्तान के पत्रकार जाते थे, मणिशंकर आयर जैसे जाते थे, सलमान खुर्शीद जैसे जाते थे। बुद्धिजीवी कहते हैं ना, ये बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी। सचिन सतूर जैसे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी विदेशों से पढ़ के आए, ये देश चलाते थे। आज देश वो नहीं चलाते। आज देश राष्ट्रवाद की तरफ चलता है। आज वंदे मातरम बोला जाता है, आज भारत माता की जय बोली जाती है। किसी को तकलीफ हो तो हो। पत्रकारों की, ऐसे पत्रकारों की दुकानदारियां अब बंद हो चुकी, खिड़कियां बंद हो चुकी। अब उनको तकलीफ हमें को पूछने वाला नहीं, टके की औकात नहीं अब इनकी। हम बड़े सालों से इनको इंटरव्यू देते, थड़काते थे, एक बात करती 100 जवाब देते। आजा भाई, यातिन मलिक जैसे बैठे होते थे सामने, खड़काते थे, आज तेरी अच्छी की तैसी, हम करते थे। और पत्रकार है, अभी बात कर, तू पत्रकार है, पत्रकार खुदा थोड़ा है तू। हम सच्चे हैं तो सच्चे हैं, तू सच्चा तुम्हें सच्चा कहेंगे, तू गलत पूछेगा तुम्हें जवाब देंगे। हिम्मत नहीं थी, डरते थे इनसे। और इनके जरा खाते खोले जाएं पुराने पत्रकार साहिबान के, जो इंटरव्यू लेने जाते थे मुशर्रफ की और जम्मू कश्मीर के बहुत बड़े आतंकवादियों की लेते थे। इनके जरा खाते खोले जाएं। जब पत्रकारी में आए थे तो क्या थे, तो जब पूरी सरकारें चलाते रहे तो अब क्या है, जरा पूछे तो सही। अब छुप कहाँ गए? अब सब छुप चुके हैं। सर यही बात है जो अभी आपने कही। तो फिर अब जाके जो जर्नलिज्म है उसको लेकर भी तमाम तरीके से उन्हीं जर्नलिस्ट जो अभी जिन लोगों का आपने नाम लिया, वही ये कहते हैं कि अब जो मीडिया हाउस है वो मोदी के गुलाम हो चुके हैं। इस तरीके की बात क्यों कही जाती है? ये जो, मैं जर्नलिज्म के खिलाफ तो नहीं बोलूँगा, मेरा भी एक बहुत बड़ा अनुभव रहा है ज़िंदगी का। मैंने बड़े दुख झेले हैं, बड़े बम झेले हैं, बड़ा पॉलिटिकल टेररिज्म झेला है, बड़ा राजनीतिक गुलामी झेली है। उस वक्त इन पत्रकारों को कहा करता था कि मौत मेरे सामने खड़ी है और मेरे साथ पता नहीं कितनी ज़िंदगियां चली जाएंगी, मेरे मरने से पहले मेरी इंटरव्यू ले लो, मेरे जज्बातों को ले लो। और ये पत्रकार कहा करते रहे, बड़े बड़े चैनलों के पत्रकार, ओ ना 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 ना, हम तो मौके के मुताबिक चलते हैं, हमें तो शाहरुख खान अच्छा लगता है, हमें तो सलमान खुर्शीद की इंटरव्यू अच्छी लगती है। आपका मुद्दा कोई इतना ज़बरदस्त है नहीं। मैं सबकी मेरी जो पिक्चर आएगी इनके सबके नकाब नंगे करूँगा। कोई ऐसा पत्रकार नहीं बड़ा जो समझता था, जिसको मैं खुद जाके लेटर दे के, मेरे पास अभी तक पत्र हैं वो, मैं उनको इसके ऊपर मेरी मौत सामने आने वाली है, इसको मेरे मरने से पहले दिखा दो। कोई ध्यान नहीं देता था। पर इनको उस वक्त भी फिल्मी हीरो, या उस वक्त की सरकारों के बड़े बड़े लीडर, शशि थरूर, सलमान खुर्शीद, मणिशंकर आयर,
जो डांस करते थे पाकिस्तान में, इधर जवानों की शहादत होती थी, इधर तिरंगे झंडे का अपमान होता था, इधर हमारे जवानों पे पत्थर फेंके जाते थे, और ये रात को वहाँ औरतों के साथ डांस करते थे। फोटो वीडियो आपके यूट्यूब से निकालिए सामने। ये हिंदुस्तान की तस्वीर थी, आज तो हिंदुस्तान की तस्वीर बदल चुकी है। अब मैं तो कांग्रेसी हूँ भी पुराना, मुझे बचपन से लेके आज तक अपने मुल्क से प्यार रहा है। एक तरफ जलियांवाला बाग, एक तरफ हरमंदिर साहब, पास में हमारा घर। हमने तो बचपन के अंदर से गोलियां बम खाते हुए वंदे मातरम बोला है। इन्होंने वंदे मातरम छोड़ दिया, इन्होंने कुर्सी सतह से दोस्ती कर ली, मैंने मौत से दोस्ती कर ली, मैं अकेला रह गया और ये पाकिस्तान के साथ दोस्ती करते रहे। हमने दोस्ती नहीं की, हम पाकिस्तान के खिलाफ 93 में ललकारते रहे, वाघा बॉर्डर पे 2-2 लाख की भीड़ लेके, कच्छ बॉर्डर पे 1-1 लाख की भीड़ लेके, गंगानगर बॉर्डर 2-2 लाख की भीड़, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के चने चबा देते थे, और पाकिस्तान में वहाँ ये लोग मेरे नाम पे फतवे पड़ा करते थे। हमने ये कर्म किए, शरीर पे बम खाए हैं, और इन्होंने ज़िंदगी में मौजें ली। अब इनकी मौजें ख़त्म हो चुकी, अब इनको उन चीज़ों की नेताओं को भी तकलीफ और कुछ चंद पत्रकारों को। धन्यवाद सर।